मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है सरकार एवं शासन, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। ये जो दो शब्द हैं, इनका प्रयोग कभी कभी पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है, परंतु दोनों ही शब्द अपने अर्थ, अपने विशेषताओं, अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्यों के आधार पर भिन्नता रखते हैं। अर्थात ये जो दोनों शब्द हैं, उन दोनों शब्दों में एक भिन्नता पाई जाती है। जहां हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार एक प्रतिनिधियों का ऐसा समूह होता है जिसके माध्यम से राज्य को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात ये राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि राज्य को नियंत्रित करता है। तो सरकार में जो एक महत्वपूर्ण चीज होती है वह है कि इसमें नियंत्रण की भावना पाई जाती है। शासन का नियंत्रण की भावना इसके अंतर्गत होती है। जनता को अधीन रखने की भावना सरकार के अंतर्गत पाई जाती है। तो सरकार जो ये निश्चित समूह के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा सरकार का संचालन एक निश्चित समयावधि के लिए किया जाता है और उस समयावधि के उपरांत या वो चुनावों के माध्यम से है, जो प्रक्रिया होती है वहां पर स्थापित उनके माध्यम से है। अगर वो निर्वाचित होकर दोबारा आती है तो दोबारा सरकार में रहती है, अन्यथा जो यह प्रतिनिधियों का समूह है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरी तरफ जब शासन की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये गवर्नेंस की जो अवधारणा है वह सरकार की तुलना में एक नवीन अवधारणा है। इस अवधारणा का उदय जो अंतरराष्ट्रीय फलक पर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो 1990 का दशक है, जहां पर कि आर्थिक एकीकरण है, आर्थिक उदारीकरण है, भूमंडलीकरण है, उनके पश्चात जो विश्व व्यवस्था उभरी है उसके पश्चात इसने अपना आकार ग्रहण किया है। अर्थात इसका जो उद्भव एवं विकास है वह 1990 के दशक में, 80 के दशक के अंतिम में और 1990 के दशक में इसका आरंभ हुआ है। और उसका आरंभ यदि हम कहें, जो सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज थी उनमें जो सरकारी सहायता उनको प्रदान की जाती थी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, तो उस आर्थिक सहायता के मूल्यांकन हेतु किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार की प्रक्रिया वहां पर राजनीतिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो सहायता उनको उपलब्ध कराई जा रही है उस सहायता का वास्तविक रूप में प्रयोग किया जा सके और उसका लाभ जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भेजा जा रहा है उसका उपयोग करें। तो अगर इन संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो गवर्नेंस है वो एक नई अवधारणा है, लेकिन उसके पश्चात से 1990 के पश्चात से यह जो गवर्नेंस की अवधारणा है यह सभी देशों में प्रमुख रूप और आकार इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक निश्चित आकार को ये ग्रहण करती जा रही है। क्योंकि जहां पर सरकार का जो भूमिका है, सरकार का जो उद्देश्य है वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है। सरकार के द्वारा जो उसके अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार उन अंगों के माध्यम से जो उसकी इच्छाएं होती हैं उनको वह जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वह किस प्रकार से नीतियों का निर्माण करती है, उनका क्रियान्वयन कराती है, ये उस सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो इन संदर्भों में जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो शासन है वह शासन केवल नियंत्रण नहीं है, बल्कि उस शासन में जनता की सहभागिता है। अर्थात यहाँ पर जनता किस प्रकार से उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो सकती है वह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार
क्या करती है वही शासन है। तो वो जो शासन है, उस शासन व्यवस्था में जनता की जो सहभागिता है वो किस प्रकार की है, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इन संदर्भों में जो सरकार और शासन का अंतर है वो स्पष्ट है। जहां पर सरकार की भूमिका में जो महत्वपूर्ण है, उसमें जो सरकारी संगठन है वो महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम शासन की बात करते हैं तो शासन में और अधिक एक्टर्स काम करते हैं। उस शासन में जहां पर स्टेट तो है ही, उस स्टेट के साथ साथ मार्केट भी है और सिविल सोसाइटी भी है। तो ये जो तीनों इसके एक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए वह उस प्रक्रिया को और अधिक सारगर्भित बनाते हैं, जनता की उसमें सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से जो शासन का संदर्भ है वो सरकार से विस्तृत है। सरकार राज्य का एक अंग है, जबकि उस शासन के अंतर्गत जहां पर राज्य भी है, मार्केट भी है और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी भी है। वो सिविल सोसाइटी वो सोसाइटी जो कि सरकार के ऊपर इस प्रकार से उसको जो है वो बनाती है अपना, कि वह जनता को किस प्रकार से जो नीति निर्माण की और लागू करने की प्रक्रिया है वो सुनिश्चित हो सके, वो ट्रांसपेरेंसी हो सके, पारदर्शिता होनी चाहिए उन सरकारी कार्यों में, उसके प्रक्रियाओं में, जो वहां पर जनता जिससे कि न केवल सशक्त हो बल्कि उसको भी यह जानकारी होनी चाहिए कि जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है जनता उससे भली भांति अवगत है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर शासन के तीनों अंगों की भूमिका है वह उन अंगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार में जहां पर जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि उसका जो उद्देश्य है वह है कि वह किस प्रकार से राज्य में आंतरिक व्यवस्था बनाए रखे। आंतरिक व्यवस्था अर्थात कानून और व्यवस्था की स्थिति सुचारू रूप से चलती रहे, सभी के अधिकार सुरक्षित रहे, कोई किसी के अधिकारों का हनन न कर सके और इसी के साथ साथ इस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था हो जहां पर कि लोगों को ये विश्वास हो कि अगर कुछ उनके साथ कानून के विरुद्ध होता है तो न्यायपालिका के द्वारा उन्हें न्याय प्रदान किया जाएगा। यह सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। इसी के साथ साथ सरकार का ये भी दायित्व होता है कि वह किस प्रकार से जो राष्ट्र की संप्रभुता है उसको अक्षुण्ण रख सके, उसको बनाए रख सके। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति आती है, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का दबाव आता है, तो यह सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि वह जो प्रावधान है उनके तहत वह उस संप्रभुता को बनाए रखे। तो सरकार का ये भी दायित्व होता है, सरकार का ये भी दायित्व है कि वो लोक कल्याण की भावना के साथ काम करे, कि अर्थात वहां पर जो समाज के सभी वर्ग हैं उन सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित हो सके, वहां पर विकास संभव हो सके, समावेशी विकास की अवधारणा हो जिसमें कि वो जो विकास हो उस विकास में समाज की प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी हो। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा इनको दृष्टिगत रखते हुए नीतियों का निर्माण भी किया जाता है और उन नीतियों का क्रियान्वयन भी किया जाता है। जहां पर जो व्यवस्थापिका है वह व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, वहीं पर कार्यपालिका अपने जो उसका प्रशासनिक तंत्र है उस प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से जो सरकार का कार्य है वो यहाँ पर इन माध्यमों से संपादित किया जाता है। इसी के साथ जो नीतियों का क्रियान्वयन है वो क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, शासन में यह महत्वपूर्ण होता है कि नीति क्रियान्वयन जहां पर सरकार का लक्ष्य है वहीं पर वह किस प्रकार से किस प्रक्रिया के तहत होता है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सरकार का अर्थ केवल सरकार जो सरकारी तंत्र है, सरकारी संगठन है, उनका लोकतांत्रिकरण ही नहीं, व्यवहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन संगठनों के अंदर उस प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है या जिन प्रक्रियाओं के तहत नीति
नीतियों का क्रियान्वयन संपादित किया जाता है, वह प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो शासन है, ये शासन में ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से उन नीतियों का क्रियान्वयन होता है, उन्हें लागू किया जाता है, उन्हें पहुंचाया जाता है जनता तक, वहां पर ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए जो शासन और प्रशासन का जो शासन और सरकार का जो अंतर है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। जहां पर जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार मुख्य रूप से संविधान से बंधी हुई होती है, अर्थात संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, सरकार उन प्रावधानों के तहत ही सरकारों को चलाती है और उसी तरह से राज्य में व्यवस्था स्थापित करती है। यद्यपि सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं, सरकार के द्वारा ही राज्य को, लोगों को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन वह नियंत्रण भी संविधान के प्रावधानों के तहत ही सुनिश्चित होता है। तो इस प्रकार से जो सरकार की भूमिका है वो इन संदर्भों में है कि वह संविधान से बंधी हुई है, अर्थात उसकी जो प्रकृति है वो कुछ दृष्टिकोणों से वह नैरो हो जाती है। वहीं पर जो प्रक्रिया है, जो शासन है, वह शासन एक ब्रॉड एस्पेक्ट लिए हुए होता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव उसका है, वह विस्तृत क्षेत्र रखता है कि जहां पर सभी अंगों में किस प्रकार से प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, किस प्रकार से प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जाती हैं, वहां पर उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, उत्तरदायित्व होता है, जनता की सहभागिता होती है, वहां पर ये सारी चीजों का समन्वय भी पाया जाता है। जो शासन की प्रक्रिया है, शासन की प्रक्रिया अपने आप में एक स्थायी प्रक्रिया है। स्थायी प्रक्रिया अर्थात जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें सरकारों के बदलने से उस प्रक्रिया के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सरकार, हम कहें कि सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है, एक निश्चित समय अवधि के लिए सरकार का गठन किया जाता है और उस समय अवधि को पूरा कर लेने के पश्चात जो प्रक्रिया होती है सत्ता परिवर्तन की, सत्ता हस्तांतरण की, उस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया के तहत सरकार के पास एक निश्चित कार्यकाल होता है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सरकार उससे पहले भी समाप्त हो जाती है, बर्खास्त हो जाती हैं, या बहुमत न होने की स्थिति पे सरकारें गिर जाती हैं। परंतु सरकार के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है या जो हम शासन में की बात करते हैं, उसके अंतर्गत जिस प्रक्रिया का पालन होता है वह प्रक्रिया स्थायी है। सरकार के आने का, सरकार के जाने का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से जो दोनों का तत्व है, दोनों की एक विशेषता है, उसमें यहाँ पर एक ये अंतर पाया जाता है कि दोनों में स्थायी और उसकी जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। सरकार जहाँ विभिन्न माध्यमों से जनता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, विभिन्न कानून लेकर आती है, चाहे वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, अपराध रोकने के लिए है, तो उन्हीं संदर्भों में यदि हम शासन की बात करें तो शासन की जो विशेषताएं हैं अपने आप में वह सकारात्मकता लिए हुए हैं, उसमें सकारात्मकता का आभास होता है, क्योंकि वो बात करती है जनता की सहभागिता की। शासन में बात होती है पारदर्शिता की, शासन में बात होती है उत्तरदायित्व की, अर्थात वहां पर जो जनता का सहमति होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो जनता की सहमति है, उस सहमति के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, उनको स्वीकार किया जाता है। जनता को प्रतिभागी बनने के साथ साथ उनको सशक्त बनाया जाता है कि जो शासन में महत्वपूर्ण चीज है, जनता की सहभागिता जनता को सशक्त करती है और जनता की यही सशक्तता न उस राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य करती है, बल्कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। तो इस प्रकार से जो शासन की विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से सकारात्मक लिए हुए होती हैं। तो अगर इन संदर्भों में हम देखें कि जो शासन है उस शासन में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हम देख सकते हैं, वो इंटरनेशनल गवर्नेंस के रूप में देख सकते हैं, उसी के साथ नेशनल गवर्नेंस के रूप में देख सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूप में देख सकते हैं, उसी के साथ लोकल गवर्नेंस के रूप में भी देख सकते हैं। क्योंकि जो
शासन की व्यवस्था है वह प्रत्येक स्तर पर पाई जाती है। प्रत्येक स्तर पर पाए जाने के कारण इसका जो स्वरूप है वह वैश्विक होता है। वैश्विक शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस की जब बात आती है तो करते हैं। तो इस प्रकार से यदि सरकार के क्रियाकलापों से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे शासन के अंतर्गत रखा जाता है। और जो सरकार है वह एक ऐसा प्रत्यक्ष दिखने वाली एक ऐसी संस्था है, प्रतिनिधियों का समूह है, जो वास्तविक रूप में उस सरकार की शक्तियों का, संविधान प्रदत्त जो शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग वह वहां पर करता है। तो इस प्रकार से जो सरकार और शासन व्यवस्था का जहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही शब्द, इनकी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन जुड़ी हुई होने के साथ साथ उनमें अंतर पाया जाता है। सरकार एक पुरानी अवधारणा रही है जो पिछले दशक के शताब्दी की हम बात करें उससे पूर्व में भी विद्यमान रही है, परंतु जब हम वर्तमान सदी की बात करते हैं तो यहाँ पर शासन एक उभरती हुई अवधारणा है। और वह जो शासन की उभरती हुई अवधारणा है, अब तो वह एक सुशासन के रूप में उभर कर आ रही है कि अर्थात यह जो प्रक्रिया है, यह जो सरकार करती है जिसे हम शासन कहते हैं, किस प्रकार से इसको हम सद शासन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शासन की यात्रा जो अभी कुछ दशकों पहले आरंभ हुई है, वह वर्तमान में बहुत अधिक वो सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में उसको स्वीकार किया जा रहा है और उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, वो प्रमुख रूप से दिखलाई देते हैं। क्योंकि जहां सरकारों के प्रमुख लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जिनको पूरा करने का प्रयास उस सरकार के द्वारा किया जाता है। जब सरकार सत्ता में आती है तो उस सत्ता में आने से पूर्व जो जनता के साथ वादे किए जाते हैं, जो घोषणा पत्र में घोषणाएं की जाती हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते वो जनता की अपेक्षाओं को, इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहां उत्तरदायी होते हैं, वहीं पर शासन में उस जो प्रक्रिया है, उस सबको प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया किस प्रकार की है, क्या वह प्रक्रिया हमें उस व्यवस्था को सदशासन की तरफ लेकर जाती है, जो कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सरकारों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि यदि सदशासन की अवधारणा होगी, सदशासन वहां पर होगा, तो जो सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे उनको बेहतर तरीके से जनता की सहभागिता व उत्तरदायित्व की निभाते हुए, पारदर्शिता रखते हुए उसको पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि देखें, शासन और सरकार दोनों में जो ये अर्थ के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर ये जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, और इन भिन्नताओं के आधार पर ही ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।